हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुणाल सिन्हा और आप सभी का स्वागत है ए4 एग्रीकल्चर के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता चल गया है कि बीएससी एग्रीकल्चर के काउंसलिंग आईजीकेवी में अब स्टार्ट हो चुके हैं और यह काउंसलिंग चालू है लगभग 9 तारीख से। आज 11 तारीख हो गया है और आप लोगों के बहुत सारे सवाल हम तक अभी पहुंच पहुंच रहे हैं कि काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। तो उसी के लिए आज का यह वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड किया गया है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको इस काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस से लेके रजिस्ट्रेशन तक का हर चीज का इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। तो इसमें आपको काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। वैसे व्यापम ने आप लोगों को जो रिजल्ट है वो देने में बहुत ही लेट किया, जिसके कारण जो ये काउंसलिंग के प्रोसेस है, ठीक है, वो मल्टीपल राउंड्स में होता था पहले। ठीक है, इस बार यह पूरा का पूरा काउंसलिंग का जो प्रोसेस है आपका 1 महीने में पूरा फिनिश कर दिया जाएगा। ठीक है, 1 महीने का बस इसमें ड्यूरेशन लगेगा जिसमें आपका पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनको अब देख लेते हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सबसे जरूरी है यही आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन। अगर काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो आप किसी भी जो चरण की काउंसलिंग है, ठीक है, और स्पॉट काउंसलिंग या फिर किसी भी हो, आप उसमें भाग नहीं ले पाएंगे। सबसे पहले आपको स्पॉट काउंसलिंग का तो खैर उसको बाद में बताएंगे, पर जो ये मेन काउंसलिंग होगा जिस दिन सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपका काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो यह जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो 9 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट जो है वो 15 अगस्त है। ठीक है, 15 अगस्त को इसका लास्ट डेट है, तो इसके अंत तक आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, आपके पेमेंट के लिए यहाँ पर जिनका पेमेंट किसी कारण फेलियर हो जाता है तो और कुछ हो जाता है, उनके लिए इसको पेमेंट को 16 अगस्त तक का एक्सटेंड किया गया है। पर इसके भरोसे में मत रहिएगा, 15 अगस्त लास्ट डेट है ये मान के मत चलिए, क्योंकि आईजीकेवी का सर्वर कई बार होता है डाउन होता है। ठीक है, तो आप अपना फॉर्म कई बार फिलअप नहीं करा पाएंगे, तो कई बार ओटीपी की समस्या आ जाती है। तो अतिशीघ्र आप मेरा मानना है कि आप जल्द से जल्द अपना काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जैसे ही आपका लास्ट डेट काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन का खत्म होता है, 16 अगस्त तक का आपका पेमेंट का मैंने बता दिया। 17 अगस्त को यहाँ पर आपका काउंसलिंग का फर्स्ट जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने भी काउंसलिंग के का रजिस्ट्रेशन कराया होगा उन्हें आईजीकेवी द्वारा सीट डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। ठीक है, मेरिट बेसिस पे। और उसके बाद जिन लोगों का नाम जिन लोगों को कॉलेज मिला होगा, ठीक है, उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवीसी 20 तारीख से लेके 23 अगस्त के बीच में उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो यह पूरी प्रोसेस इस प्रकार से चलने वाली है। अब काउंसलिंग का फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है, उसके बारे में मैं आप लोगों को अपने कंप्यूटर स्क्रीन में समझाऊंगा। जैसे कि आप सभी अब देख पा रहे हैं कि आईजीकेवी का वेबसाइट मेरे स्क्रीन पे ओपन हो चुका है। तो आईजीकेवी वेबसाइट को ओपन करने के लिए आपको बस गूगल में सर्च करना है igkv.com करके। आईजीकेवी बस सर्च कर दीजिएगा, पहले नंबर में आ जाएगा। आपको फर्स्ट पेज में जाना है। फर्स्ट पेज में जाने के बाद आपको होम में जाना है। होम में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखा एडमिशन करके लिखा है, तो एडमिशन को वहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे, यूजी, पीजी एंड पीएचडी करके। हम लोगों को अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जाना है, तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को ही यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। यूजी में क्लिक किया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखते हैं, पीएटी जेई मेंस करके। ठीक है, पीईटी वाला, और दूसरा है बीएससी एग्रीकल्चर। तो बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स को हमें क्लिक करना है पीएटी का, तो इसको हमने क्लिक किया यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखते हैं, लॉगिन एंड साइन अप। तो लॉगिन का ऑप्शन जब आपका आईडी बन चुका है और नहीं बना है तो आपको साइन अप करना है, जैसे कि मैंने अभी किया। अब उसके बाद यहाँ पर पीएटी के रोल नंबर में आपको यहाँ पर रोल नंबर अपना एंटर कर देना है। जस्ट मिनट, मुझे एंटर करने दीजिए। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ रोल नंबर। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पर रोल नंबर एंटर हो गया। अब उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। आपका डेट ऑफ बर्थ भरते टाइम आपको याद रखना है कि यहाँ आपको पहले जो बर्थ ईयर है उसको पहले लिखना है। बर्थ ईयर के बाद आपको यहाँ पर अपना मंथ लिखना है। मंथ करने के बाद आपको जाना है किसमें, आपके डेट में। ठीक है,
तो इस क्रम से जाइएगा। अगर आपने पहले डेट कर दिया, डेट करने के बाद आपने मंथ सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद ईयर करेंगे तो ऐसा में नहीं होगा, वो कुछ प्रॉब्लम आता है उसमें। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर जो पूरा डेट है मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने नेक्स्ट किया यहाँ पर। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं कंटेस्टेंट का जो आईडी है वो उनका आया है 372 रैंक। ये हमारे ही टीम मेंबर है, तो उनका हम अभी आईडी भर के देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर मिस्टर सिलेक्ट किया, और जैसे बेसिक चीज़ें हैं वैसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करते हुए जाना है। डेट ऑफ बर्थ है, नेम यहाँ पर प्री फिल्ड हुए आएगा। आपको बस यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भरना है एंड उसके बाद ईमेल भरना है। मोबाइल नंबर वही भरिएगा जो आपका चालू हो और जिसमें ओटीपी रिसीव हो सके। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि आप अपना खुद का दें, ना कि अपने पेरेंट्स का। मैं यहाँ पर अपना नंबर डाल रहा हूँ। हाँ, एक बात और है कि एयरटेल के नंबर में ओटीपी नहीं आ रहा है अभी, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जियो का नंबर में तुरंत आ जाता है ओटीपी, तो ये भी बात है। तो जैसे ही आप गेट ओटीपी करेंगे उसके बाद नंबर डालने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर गेट ओटीपी करके आएगा, गेट ओटीपी को क्लिक कीजिएगा, देन उसके बाद यहाँ पर ओटीपी भरिएगा जैसे मैंने अभी भर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद इसको सबमिट जैसे ही करेंगे वेरीफाइड का टिक आ जाएगा। वेरीफाइड का टिक आने के बाद हम लोगों को इसे सबमिट कर देना है। मैं अभी सबमिट कर देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाइड का लोगो। अब उसके बाद मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर जो अभी आया है उसको आईडी को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ इसको। आपको इसको फोटो खींच के रख लेना है। आपके मोबाइल में भी आ जाएगा ये, तो आप मोबाइल से भी उसको सेव करके रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, आईडी एंड पासवर्ड। अब दोबारा हमें लॉगिन करना पड़ेगा। मैं वापस अपने आईजी की वेबसाइट में चला जाता हूँ, होम पेज में, एंड उसके बाद यहाँ पर एडमिशन में जाने के बाद यूजी, फिर उसके बाद सेम लॉगिन प्रोसीजर। अब हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन आईडी बन चुका है, तो रजिस्ट्रेशन आईडी को डाल लेंगे एंड उसके बाद पासवर्ड को, फिर उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन आईडी में डालूंगा यहाँ पर, तो आपका जो मोबाइल नंबर है जो आपने वहाँ पर इंटर किया था वो ऑलरेडी यहाँ पर प्रीफिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं रजिस्ट्रेशन आईडी भर देता हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। रजिस्ट्रेशन आईडी जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर अपना डन कर दिया है। उसके बाद मैं पासवर्ड भी यहाँ पर मैच कर दूंगा। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो मोबाइल नंबर है वो आ चुका है। अब मैं पासवर्ड बस यहाँ पर इंटर करूंगा, उसके बाद मेरा पूरा का पूरा आईडी यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सबसे मेन जो प्रॉब्लम जो है ना, ये कैप्चा है। कभी कभी अगर आप सही भी डालेंगे ना तो वहां पर वो गलत होगा, तो इस कारण आप 2-3 बार इसे ट्राई करेंगे तो उसके बाद सही आ जाता है। ठीक है, तो मैंने भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद कहीं जाके वो लॉगिन हुआ था, तो अभी मैं वही कर रहा था। ठीक है, अब जैसे लॉगिन किया मैंने तो यहाँ पर हो गया। अब मेरे में एक ओटीपी आएगा, मेरे फ़ोन में एक ओटीपी, जो सिम यहाँ पर दिख रहा है नंबर, उसमें ओटीपी आएगा। ओटीपी को आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद आप डायरेक्ट वहाँ पर अपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर वेरीफाई कर देता हूँ। ये हो गया वेरीफाई। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये कुछ इस टाइप का पेज खुल क्या है। प्रिंट एप्लीकेशन अभी करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने फॉर्म ही नहीं भरा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर काउंसलिंग के लिए अप्लाई बटन है, उसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर। ठीक है, काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर दिया यहाँ मैंने। यहाँ से पहले से प्री फिल्ड मेरा नाम यहाँ पर दिख रहा है, और मेरे रैंक्स और बेसिक जो डिटेल्स है यहाँ पर वहाँ आराम से दिख रहा है। कैटेगरी रैंक भी यहाँ पर मेंशन है मेरा। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर अप्लाइड एज करके आया है ना, तो यहाँ पर हम लोग मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं वो नॉर्मल है, और नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो हमें एज अ फ्रेशर ही यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर इनमें से आप कोई भी बिलोंग करते हैं तो आप उसे करिएगा, बाकी सभी के लिए फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपका नाम यहाँ पर प्री फिल्ड है, बस आपको यहाँ पर हिंदी अपना नाम लिखना है। हिंदी नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, माता पिता सभी का दोनों। यहाँ पर मैंने हिंदी नाम लिख लिया। ऑक्यूपेशन मैंने यहाँ पर लिख लिया, और जो बेसिक डिटेल्स है आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। मैं इसको बढ़ाता हूँ। और फाइनेंशियल स्टेटस, अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तभी आप यहाँ पर बीपीएल कीजिएगा, वरना अबोव पॉवर्टी लाइन। और यहाँ पर अपना एड्रेस भर दीजिए एज इट इज, जैसा आपका आधार कार्ड में लिखा गया है आप वहाँ से अपना एड्रेस भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर भरना है। अकाउंट नंबर बड़े सावधानी से भरिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज जानने का है,
बता देता हूँ। जैसे कि आप अकाउंट नंबर भर रहे हैं, तो अकाउंट नंबर में आपका वही अकाउंट नंबर डालिएगा जिसमें आप ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं और जिसमें अच्छा बड़ा ट्रांजेक्शन हो पाए। जैसे कि अगर आपको प्राइवेट मिलता है फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है, तो प्राइवेट कॉलेज मिलने के कंडीशन में अगले राउंड के काउंसलिंग में चांस रहता है आपके कन्वर्जन काउंसलिंग या फिर आपके स्पॉट काउंसलिंग अटेंड करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको मिल सकता है वहां पर गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, आपको काउंसलिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए वहां पर 28,000 जो अमाउंट रहता है उसको पे करना पड़ेगा, तब आप नेक्स्ट राउंड के काउंसलिंग में जा पाएंगे। ठीक है, तो आपका जो 28,000 अमाउंट है वो बाद में आप जो अकाउंट नंबर यहाँ पर इंटर किए रहेंगे ना, उसी अकाउंट नंबर में आएगा, तो यहाँ पर उसे सावधानी से भरिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मेरा कॉन्टेक्ट अकाउंट नंबर जो डिटेल है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं, तो मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आता है, देखिए अपना जो बेसिक डिटेल है वो सब फिल्ड करने का आता है। तो मैं अपना प्रोफाइल फोटो यहाँ पर डाल देता हूँ कैंडिडेट का। अपलोड किया मैंने। अपलोड करते समय ध्यान रखिएगा कि 50 KB से कम रहना चाहिए, 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इनकेस आपका 50 KB से ऊपर हो जाता है तो मैं एक तरीका बता देता हूँ। आपको गूगल में रिड्यूस इमेज करके सर्च करना है, तो यहाँ पर एक वेबसाइट आ जाता है। वेबसाइट में आपको जो अपना फोटो है जिसका साइज रिड्यूस करना है उसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फोटो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड ओपन किया मैंने। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर विड्थ एंड हाइट दिया है। अब विड्थ एंड हाइट को यहाँ पर आप अपने हिसाब से कम कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे कि मैंने 50% हाफ कर दिया उसके जो टोटल साइज था उसका। उसके बाद जब मैं इसको रिसाइज करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इमेज का साइड कट चुका है। अब इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप इसे अपलोड कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सारे जो फोटोज हैं उनको अपलोड कर देता हूँ। ये अपलोड हो गए। अब यहाँ पर 10th एंड 12th का जो बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे कि आपका पास आउट हुए, ईयर ऑफ पास आउट, एंड उसके बाद आपको वहाँ पर टोटल मार्क्स कितने आए थे वो सब चीज़ें अभी भरना है यहाँ पर। ठीक है, परसेंटेज वाइज ग्रेड भरना है और उसका रोल नंबर। ये मैं 10th एंड 12th का यहाँ पर टोटल फिलअप कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है, अब उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मीडियम सिलेक्ट करना है। जो आपके 12th में जिस भी आप माध्यम से बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पर आप इंटर कर दीजिए। और आपका हाँ प्राइवेट है तो प्राइवेट, अगर प्राइवेट स्कूल से किया है आपने या फिर गवर्नमेंट स्कूल से है गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद आपके स्क्रीन में कुछ इस टाइप का आ जाता है। ठीक है, अपडेट करने का नहीं दिख रहा है यहाँ पर प्रीफरेंस। तब के कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर यूआरएल है, इस पेज के यूआरएल को कॉपी कर लीजिए। मैंने किसी अन्य ब्राउजर से इसे ओपन किया था, तो अब इसे हम लोग गूगल क्रोम में ओपन करेंगे। गूगल क्रोम में ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट किया एंड दोबारा मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, लॉगिन का प्रोसीजर मैं यहाँ पर स्किप कर दिया। अब दोबारा उसी पेज में आते हैं जहाँ पर हमें कॉलेज का सबसे प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस टाइप का ये कुछ पेज खुल के आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो ऑप्शन देते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक है एसएफएस सीट के लिए और दूसरा है फ्री सीट के लिए। तो एसएफएस के लिए मैं आपको बता देता हूँ एसएफएस के लिए क्या है। यहाँ पर मैनुअल में भी वही चीज लिखा है, एसएफएस के बारे में बताया गया है और आपको प्रेफरेंस कैसे अपडेट करना है इसको तो मैं बताने वाला हूँ। एसएफएस सीट जो होता है इसमें आपका लिखा हुआ है कि आपको 50,500 रुपए पर सेमेस्टर आपके सेल्फ फाइनेंस सीट के लिए अपडेट करना पड़ेगा। मतलब उसका जो सेमेस्टर फीस है वो है 50,500 रुपए। तो जो सेल्फ फाइनेंस सीट अफोर्ड कर सकता है सिर्फ वही इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले। अदरवाइज हमारे मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्री सीट्स के साथ ही जाएंगे। तो फ्री सीट के ऑप्शन यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर गलती से आपने एसएफएस सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर और उसको टॉप में रख दिया तो आपका एसएफएस सीट ही अलॉट होगा 50,500 वाला। ठीक है, बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे तो ऑप्शन को यहाँ पर सतर्कता से ध्यानपूर्वक चुनिएगा। अब यहाँ पर कॉलेज का प्रेफरेंस सिलेक्ट करने का एक फंडा है। मैं आपको एक बार इसको बता देता हूँ कैसा प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है। तो आप लोग अपना जो ड्रीम कॉलेज है ना उसको सबसे ऊपर में रखना है। उसके बाद जो बाकी जो कॉलेजेस है उनको घटते क्रम में रखना है आपको। ठीक है, इस बात का आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। आपका जो ड्रीम कॉलेज है उसको सबसे टॉप में, उसके बाद जो आप नहीं जाना चाहते हैं उन कॉलेजेस को सबसे नीचे में रख दीजिए। बाकी आपके घटते क्रम में यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मुझे कैंडिडेट के लिए अंबिकापुर इसके लिए बहुत दूर हो जाता है। ठीक है, तो अंबिकापुर का जो ऑप्शन है उसको मैंने नीचे रख दिया और जो भी कॉलेज
ये जाना नहीं चाहता है, ठीक है, उतना दूर तक जाना नहीं चाहता है, उन कॉलेजेस को मैं क्या करता हूँ, इसमें ऊपर से नीचे ला देता हूँ। तो इससे क्या होगा, वो कॉलेजेस उनको अलॉट नहीं होंगे, वही कॉलेजेस अलॉट होंगे जो इनके प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर में रहेंगे, ठीक है। अगर आपने गलती से यहाँ पर जो नीचे प्रेफरेंस का कॉलेज है, जैसे कि कोरिया वगैरह हो गया, यहाँ से बहुत दूर होता है, ठीक है, तो अगर मैंने इस कैंडिडेट के लिए उसे ऊपर कर दिया तो फर्स्ट राउंड में हो सकता है उसे वही कॉलेज मिल जाए और ये बेचारा वहां जाना नहीं चाहेगा। तो इस टाइप का आपको यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतना है कॉलेज का प्रेफरेंस भरते हुए, ठीक है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने अभी इस कैंडिडेट के लिए इसका प्रेफरेंस सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। प्रेफरेंस भरने के बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपडेट प्रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा है, मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया इसके लिए। अपडेट करने के बाद नीचे में ऑप्शन आ रहा है सेव एंड नेक्स्ट करने के लिए। जैसे आपका प्रेफरेंस सिलेक्ट हो गया, आप संतुष्ट हैं उस प्रेफरेंस से, तो उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप आगे आ जाएंगे। तो अब आगे के प्रोसीजर हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना, अब उनको अपलोड करना है। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जिनको मैं अपलोड कर रहा हूँ। 10th एंड 12th का मार्कशीट है, पीएटी का मार्कशीट है, सीजी आपका यहाँ पर डोमिसाइल अर्थात निवास है, ठीक है, जाति है, और आपका इनकम सर्टिफिकेट। अभी ये डॉक्यूमेंट्स जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है और ये अपलोड होंगे। जो आपको येलो कलर में दिख रहे हैं सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपने ओबीसी यहाँ पर क्रीमी लेयर किया है तो ये आपके में यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट नहीं दिखेगा। अब जनरल से है तो आपके में इनकम सर्टिफिकेट नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का है। अभी आप देख सकते हैं मैंने एक फाइल अपलोड किया तो यहाँ पर उसमें साइज लिमिटेशन दिखाया। आपका जो भी आप यहाँ पर इमेज अपलोड करेंगे उसका जो साइज है वो 500 KB से अंदर रहना चाहिए और 250 KB से ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। तो इनका जो साइज मेंटेनेंस है उसका एक छोटा सा ट्रिक आपको यहाँ दिखा देता हूँ। आप विंडोज के जो एडिटर है उसको ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ ऑप्शन से रिसाइज में जाइएगा। अब मैं इसका थोड़ा क्वालिटी बढ़ा देता हूँ जिससे इसका साइज जो है बढ़ जाएगा, 250 से ऊपर आ जाएगा। 250 से ऊपर आने के बाद मैं इसको सेव करूंगा और सेम तरीके से आप इसको कम भी कर सकते हैं साइज को, ठीक है। तो यहाँ से सेव किया मैंने और सेव करने के बाद अब जो सारे डॉक्यूमेंट्स है मैं उनको अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं पूरा अपलोड का प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया हूँ। तो यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं आप कि कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पीडीएफ फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इसको आपको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड नहीं करना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबके सबको आपको जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे जो सर्टिफिकेट्स दिख रहे हैं आप लोगों को वो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं। तो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं वो ऑप्शनल है। अगर आपके पास वो चीज है, यहाँ पर सर्टिफिकेशन है, तो तब आपको उसे यस करना है। अगर नहीं है तो आपको उन्हें नहीं छेड़ना है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कई डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं पीडीएफ में रहते हैं। अब उनको कैसे आप जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि ये डॉक्यूमेंट मेरा पीडीएफ में था तो मैं पीडीएफ टू जेपीजी करके गूगल में सर्च करूंगा, वेबसाइट आ जाएगा सामने में एक। यहाँ पर मैंने गया, इसको कन्वर्ट टू पीडीएफ किया, ठीक है, इमेज जेपीजी में। अब यहाँ पर कन्वर्ट जेपीजी जैसे ही सिलेक्ट करूंगा मैं तो वो इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड किया मैंने, यहाँ से मेरे को वो इमेज का फॉर्मेट मिल गया। अब यहाँ पर जो इमेज का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है, उसको मुझे छोटा करना पड़ेगा। यहाँ से मैं इमेज का साइज छोटा कर देता हूँ। तो इस टाइप का प्रोसीजर है, मैंने आपको इसको शुरू में बता दिया था। इसको जल्दी से फिनिश करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे अपलोड हो गए, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। अब जो बाकी डॉक्यूमेंट इस पर्टिकुलर कैंडिडेट का किसी भी में कोई कोटा में नहीं है, तो मैं सारे जो ऑप्शंस है उसको यहाँ पर नो कर रहा हूँ। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं अवेलेबल, ठीक है, जैसे कि आप नक्सल अफेक्टेड है तो नक्सल अफेक्टेड का आपके पास वहाँ पर सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर कृषक हैं तो आपका उसके लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर यहाँ पर आप यस करके उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं तो आपको उस सर्टिफिकेट को डीवीसी के दिन उसका ओरिजिनल कॉपी आपको ले जाना पड़ेगा। जैसे कि आप नक्सल अफेक्टेड यहाँ पर यस कर रहे हैं या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड है यस कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपके पास उस समय
आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है डीबीसी के टाइम में, तो आपको जो अलॉटेड सीट है वो कैंसिल हो जाएगा। आपका जो अलॉटेड सीट है वो वहां से कैंसिल हो जाएगा। तो इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा कि आप जो भी ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करें, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड करें, वो जेन्युइन रहने चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो अब इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दिया मैंने। नो करने के बाद ये लास्ट स्टेज था। अब इसके बाद सिर्फ हमें पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए बचा है, जान रहा हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, पर आपको सारी चीजें बताना जरूरी है। अब ये लास्ट पेज में आपको हर एक ऑप्शन, हर एक चीज को यहाँ पर आपको करेक्शन चेक करना है, ठीक है। अगर कोई चीज गलती है तो अभी आप वो सुधार सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो भी चेंजेस करने हैं आप कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। अच्छे से देखने के बाद आप पेमेंट कर लीजिएगा, यस आई एग्री। उसके बाद फाइनल सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आएगा। ओबीसी के लिए यहाँ पर 520 रुपीज है, 20 रुपीज आपका यहाँ पर कन्वीनियंस फीस ये लोग ऐड कर रहे हैं, और 300 रुपीज जो है वो है ST एंड SC जो कैटेगरी के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रहेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट के लिए डिफरेंट मेथड्स है। मैं यहाँ पर UPI कर रहा हूँ QR कोड से। आप QR कोड से यहाँ पर पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद आपका यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका फॉर्म जो है काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन वो डन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपना जो रिसिप्ट है आप उसे प्रिंट करा लीजिएगा। प्रिंट कराने के बाद उसको रखे रहिएगा कि आपके DBC के टाइम काम आ सकता है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल प्रोसेस। अब आपके जो कुछ सवाल है काउंसलिंग को लेके उसमें बढ़ते हैं, चलिए। ठीक है, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसके कारण इसको जल्दी जल्दी से अब आपके जो बाकी जो सवाल हैं उनको जवाब दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का पूछा गया था SFS एंड जो नॉर्मल सीट है उसके जो फीस है उसमें क्या अंतर रहता है, नॉर्मल एंड SFS सीट में क्या अंतर है, आप लोगों के द्वारा बहुत सारे सवाल पूछे गए थे इसके रिलेटेड। तो इन दोनों के बीच में सिर्फ एक अंतर है, वो है इसके फीस को लेकर, ठीक है। SFS सेल्फ फाइनेंस सीट होती है जिसके लिए आपको पर सेमेस्टर 50,000 का यहाँ पर सेमेस्टर आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और वहीं जो आपका नॉर्मल सीट होता है, नॉर्मल सीट के लिए आपको यहाँ पर पे करना है। अभी इनके द्वारा शुल्क अभी बढ़ा दिया गया है IGKV के द्वारा, तो समथिंग इसके अराउंड आपको पर सेमेस्टर यहाँ पर फीस लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये मेजर अंतर ये है, 8,600 रुपए में आपका नॉर्मल सीट्स रहता है और यहाँ पर जो सेमेस्टर फीस है, ठीक है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं 50,000 पर सेमेस्टर उनके लिए सेल्फ फाइनेंस सीट यहाँ पर उन लोगों को मिलती है। अब देखते हैं बाकी जो है, तो अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट का, कि इनकम सर्टिफिकेट में आपका बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमारा पुराना इनकम सर्टिफिकेट सर वो चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो इसी का आंसर है एक, इसका इनकम सर्टिफिकेट का 1 साल का वैलिडिटी रहता है, ठीक है, 1 ईयर वैलिडिटी रहता है। अगर आपका यहाँ पर 1 साल का अभी पूरा नहीं हुआ है तो वो वैलिड है। समझ जाइए कि 2023 तक का आपका अगर इनकम सर्टिफिकेट है तो वो काम करेगा इसमें, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट आपका 2023 का रहना चाहिए। इससे अगर आपका पुराना है 2022 का है तो यहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है। और जिन लोगों को नहीं बना है और वो लोग नॉन क्रीमी लेयर है तो आपके लिए यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट आवश्यक है। अगर क्रीमी लेयर है तो उन लोगों के लिए इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है मेरे हिसाब से। और रिक्वायरमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, अभी हमने वीडियो में देखा कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। आप लोगों को अभी स्क्रीन में यहाँ पर फ्लैश हो जाएंगे, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड है उनके बारे में। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी आपके काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रिक्वायर्ड रहेंगे। बाकी DVC के टाइम आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड आपका माइग्रेशन और उससे रिलेटेड आपका जो आपने कोई कोटा का डाला है वहां पर, ठीक है, जैसे कि आपने कृषक कोटा का डाला है, आपने एक्स सर्विसमैन का डाला है, या फिर आप नक्सल अफेक्टेड है, फिजिकल हैंडीकैप है, तो सबका सर्टिफिकेशन वहां पर होना आवश्यक है।
सभी का हार्ड कॉपी आपके पास रहना चाहिए, ठीक, ओरिजिनल कॉपी आपके पास रहना चाहिए। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो सारे चीज आपने जो जो अपलोड किया है उसको वहां पर ओरिजिनल के साथ वहां पर डीवीसी किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। जब आपको सीट अलॉट होगी तो अगर उस टाइम आपका जो अपलोडेड कोई डॉक्यूमेंट है और आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो मैच नहीं करता है, ठीक है, तब के कंडीशन में आपका जो काउंसलिंग के लिए जो सीट अलॉट हुई थी वो रिजेक्ट होने का भी चांस रहता है। तो इस प्रोसेस को आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। कोई भी अगर गलती होती है, कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे पास मैसेज कर सकते हैं। हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। तो काउंसलिंग में कितने चरण होने वाले हैं इनको देख लेते हैं। काउंसलिंग में जितने चरण यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है कि अभी तो ऑफिशियली है यहाँ पर एक ही चरण का काउंसलिंग होने वाला है। अब काउंसलिंग में अगर सीट्स बढ़ते हैं तो वो सारे के सारे स्पॉट काउंसलिंग के लिए जाएंगे, स्पॉट एंड कन्वर्जन के लिए। स्पॉट एंड कन्वर्जन क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हम लोग को स्पॉट एंड कन्वर्जन काउंसलिंग के बारे में जानना है, तो मैं उसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, ठीक है। टोटल गवर्नमेंट सीट्स कितने हैं? टोटल जो 1457 यहाँ पर सीट है गवर्नमेंट के। इतने सीट्स हैं टोटल गवर्नमेंट के, ठीक है। तो इतने सीट्स में यहाँ पर काउंसलिंग होने वाला है, गवर्नमेंट सीट है ये। अब मैंने इसमें प्राइवेट इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट सीट्स का ही अब हमारे पास सवाल पूछते हैं, तो ये है गवर्नमेंट कॉलेज का डेटा, ठीक है। तो आशा है इस वीडियो में आप लोगों के सारे जो डाउट्स हैं, सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं क्लियर कर पाया हूँ। अगर आपके कोई ऐसे डाउट्स रह जाते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में आप मेरे को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। वहां पर मैं एक्टिव रहता हूँ, आप लोगों के हर सवालों का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए यहीं तक था। अगर आपको किसी और वीडियो के बारे में किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल्स में आप हमें डायरेक्टली इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।